बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे CS615 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। इसमें जो भी इस सब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट शॉर्ट होंगे, लॉन्ग होंगे, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ लेयर टेक्नोलॉजी कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग लेयर। इसमें हमारे पास ये लेयर्स होती हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट होता है प्रोसेस, उसके बाद है क्वालिटी फोकस, थर्ड हमारे पास टूल्स एंड फोर्थ हमारे पास मेथड। तो ये आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेयर्स हैं। तो ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद है WBS वर्क बेनिफिट एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये डिफ़ाइन करता है 100% ऑफ वर्क पर स्कोप। ये 100% ऑफ वर्क पर स्कोप आपको डिफ़ाइन करता है। हेल्प मैनेज कॉस्ट स्केड्यूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके जो प्राइस है उसको, स्केड्यूल को, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना उनको मैनेज करने में हेल्प करता है। ट्रैक प्रोग्रेस एंड एड्स इन कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर। ये आपकी प्रोग्रेस को और एड्स जो होती हैं कम्युनिकेशन में, उनको ये ट्रैक करता है जो स्टेक होल्डर के साथ होती हैं। फिर ये सर्व एज अ बजटिंग एंड रिपोर्टिंग टूल। ये बजटिंग और रिपोर्टिंग टूल भी सर्व करता है। अलाउ फॉर टास्क डेलीगेशंस एंड कंट्रोल ओवर टाइम। फिर ये टास्क डेलीगेशन और कंट्रोल ओवर टाइम भी अलाउ करता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद यूजिंग WBS प्रोवाइड अ नंबर ऑफ बेनिफिट टू बी मैनेजमेंट एंड टू बी डेवलपमेंट टीम्स। कि जो WBS है ये आपको एक नंबर ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट में और टीम की डेवलपमेंट में। फर्स्ट, इट गिव्स द मैनेजमेंट एंड आइडिया अबाउट द साइज़ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये पहले आपको आइडिया देता है साइज़ और कम्प्लेक्सिटी एक प्रोजेक्ट के बारे में। फिर ये हेल्प करता है आपकी प्लानिंग में, स्केजुलिंग में और मॉनिटरिंग में एक प्रोजेक्ट की। फिर दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑल द टास्क इन द प्रोजेक्ट कैन परफॉर्म मेजरेबल टारगेट फॉर ईच टास्क। तो इसमें जो हमारे पास एड प्लानिंग, स्केजुलिंग और मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट की होती है ना, उसमें ये टूल्स होते हैं। प्रोग्राम एवल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT। ये इसकी आप एब्रीवेशन भी कर सकते हैं क्योंकि MCs में आ सकती है। क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM, टाइमलाइन चार्ट और गैंट चार्ट। तो ये इसके टूल्स हो गए। दीज टूल यूज WBS एज द फंडामेंटल बेसिक्स फॉर असेसिंग रिसोर्सेज टू टास्क, कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ डेज नीडेड एज द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। ये टूल्स जो होते हैं एक फंडामेंटल बेसिस होती है असेसिंग रिसोर्सेज की टास्क की कंप्यूटिंग के लिए, और इसमें नंबर ऑफ़ डेज़ जो नीडेड होते हैं और जो कॉस्ट रिक्वायर होती है एक कंप्लीट टास्क को करने के लिए। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स हाई क्वालिटी WBS की क्या हैं? ये हायरार्किकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें मस्ट रिसीव टीम बाय इन डिलीवरेबल ओरिएंटेड एंड क्लियर, शुड बी इन साइनिक विद स्कोप एंड प्रोजेक्ट प्लान, अपडेटेड रेगुलरली टू रिफ्लेक्ट करंट स्टेटस। तो ये इसके करैक्टरिस्टिक भी हो गए। उसके बाद WBS कंसेप्चुअल। तो एक फंक्शनल डिकम्पोजिशन ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट की WBS एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल डिकम्पोजिशन होती है आपके पूरे प्रोजेक्ट की। ब्रिजेस बिटवीन प्रोजेक्ट स्कोप एंड स्केड्यूल, ये एक ब्रिज के तौर पे काम करता है स्कोप और स्केड्यूल एक प्रोजेक्ट की। उसके बाद इंक्लूड आर डिलीवरेबल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरिम। इसमें आपके इंटरनल एक्सटर्नल और इंटरिम्स होती हैं। ये प्रोड्यूस करता है आफ्टर द स्कोप स्टेटमेंट बट बिफोर डिटेल्ड स्केड्यूलिंग। तो ये इसकी कॉन्सेप्चुअल सारा था कि अगर इधर से कुछ आ जाए तो आप कर सके। उसके बाद है 4 कॉर्नर स्टोन्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वो हमारे पास है डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सुपरविजन। तो ये 4 कॉर्नर स्टोन है मैनेजमेंट के। दीज इंश्योर अ स्ट्रक्चर एंड अकाउंटेबल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद रिव्यू टेक्निक है। इसमें हमारे पास फर्स्ट है इंस्पेक्शन। ये एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर रिव्यू है, ठीक है। इसमें रोल आपके मॉडिटेटर, ऑथर, रीडर, रिकॉर्डर और इंस्पेक्टर आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड है वॉक थ्रू। ये इनफॉर्मल है और ये डेवलपर लेड रिव्यू है। इसमें हमारे पास लेस रिगोरियस बट इनकरेज डिस्कशन होती है। उसके बाद जो थर्ड है वो है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, FTR। इसमें हमारे पास रिव्यू लॉजिक्स होते हैं, कंसिस्टेंसी होती है, स्टैंडर्ड एडहेरेंस होती है। ये एंड होता है विद समरीज रिपोर्ट एंड डिफेक्ट लिस्ट। उसके बाद जो फिफ्थ है वो हमारे पास है कोकोमो मॉडल, इंटरमीडिएट फॉर्म। तो इंटरमीडिएट फॉर्म जो कोकोमो की है वो यूज़ करती है एफर्ट A1 मल्टीप्लाई KDSI एंड पावर A2 मल्टीप्लाई EAF। जहाँ पे A1 और A2 जो होती है मॉडल कांस्टेंट होते हैं जो बेस होते हैं प्रोजेक्ट की टाइप पे।
KDSI जो होते हैं यहाँ पे 1000 ऑफ डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसके बाद EAF, ये एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर होता है जो बेस होता है कॉस्ट ड्राइवर्स पे, और ये मेक श्योर करते हैं कि यू आर गिवन वैल्यूज़ फॉर A1, A2 एंड SLOC कन्वर्ट टू KDSI इन द क्वेश्चन टू कंप्यूट दिस। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो इनिशियल प्रोसेस इनपुट आउटपुट टास्क हैं। तो इनिशियल फेज़ जो होते हैं उसमें हमारे पास इनपुट आउटपुट और टास्क होता है। इनपुट में हमारे पास बिजनेस केस होता है, प्रोजेक्ट चार्टर होता है। आउटपुट में हमारे पास प्रोजेक्ट अप्रूवल, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन होती है। टास्क में हमारे पास डिफ़ाइन गोल्स होते हैं, तो गोल्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम टीम को सिलेक्ट करते हैं, हम असेस करते हैं फिजिबिलिटी को और आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को। उसके बाद एक्टिविटीज़ ऑफ SQA फॉर क्वालिटी कंट्रोल। तो फर्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर रिव्यू, ये आइडेंटिफाई करता है डिफेक्ट अर्ली, इंस्पेक्शन वॉक थ्रू FTR। उसके बाद क्वालिटी मैट्रिक्स हैं, तो ये आपका ना लॉन्ग में आता है तो आपने लाजमी करना है। क्वालिटी मैट्रिक में आपके पास एस्टीमेट कॉस्ट हो जाती है और मॉनिटर प्रोडक्टिविटी हो जाती है। SQA ऑडिट में हमारे पास ये इंश्योर करता है एडहेरेंस को टू प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। फोर्थ हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, SCM, ये ट्रैक करता है चेंजेस को और मेंटेन करता है इंटेग्रिटी को। फिफ्थ हमारे पास है रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड, ये मेंटेन करता है लॉग्स को फॉर फ्यूचर ऑडिट एंड इम्प्रूवमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है इनिशियल एस्टीमेट्स, फार्मूला प्लस एग्जांपल। तो फार्मूला इनिशियल एस्टीमेट का क्या है, एफर्ट इज इक्वल, जिसको हम एफर्ट भी बोलते हैं, एफर्ट इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई SLOC डिवाइडेड बाय 1000 पावर A2 मल्टीप्लाई EAF। तो यहाँ पे A1 और A2 जो होते हैं ये प्रोजेक्ट टाइप कांस्टेंट है, यानी कि ऑर्गेनिक सेमी डिटैच्ड एमेंडेड। उसके बाद SLOC ये सोर्स लाइंस ऑफ कोड है। EAF एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर है कॉस्ट ड्राइवर्स के लिए। और दिस फार्मूला इज़ फॉर इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, ये इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल के लिए भी यूज़ होता है। एग्जांपल क्या है, अज्यूम वैल्यू फ्रॉम द क्वेश्चन, SLOC की वैल्यू 32,000 है और KDSI की वैल्यू 32 है। A1 की आपकी 3.0 है और A2 की 1.12 और EAF की 1.15। तो इसकी जो सारी कैलकुलेशन करके जो आपके पास आंसर आएगा वो है 147 पर्सन्स मंथ। तो ये आपका रेफरेंस कोकोमो इंटरमीडिएट फार्मूला एक्सप्लेनेशन से। नेक्स्ट हमारे पास SDP सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान, एनी 3 एक्टिविटी। तो हैंड आउट के मुताबिक फर्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये डिफ़ाइन करते हैं स्कोप को, रिसोर्सेज को, स्केड्यूल को एंड रिस्क असेसमेंट को। सेकंड है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, ये क्लैरिफाई एंड डॉक्यूमेंट व्हाट द सॉफ्टवेयर मस्ट डू। थर्ड है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये कन्वर्ट करता है रिक्वायरमेंट्स को इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड कोड। और ये आपकी एक्टिविटीज़ अंडर SDP से लिया गया है। उसके बाद थर्ड हमारे पास QA क्वालिटी इंश्योरेंस, इसकी भी 3 एक्टिविटीज़ लिखनी थी। तो फर्स्ट हमारे पास है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, FTR, ये डिटेक्ट एंड रिमूव डिफेक्ट अर्ली। उसके बाद है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक, ये एनालाइज करता है प्रोडक्टिविटी को एंड डिफेक्ट ट्रेंड्स को। उसके बाद है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, SCM, ये ट्रैक करता है वर्जन्स को और मैनेज करता है चेंजेस को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेंटेनेंस एक्टिविटी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट है करेक्टिव मेंटेनेंस, ये फिक्स करता है बगिंग को और पोस्ट डिप्लॉयमेंट को। सेकंड है अडॉप्टिव मेंटेनेंस, ये अपडेट करता है सॉफ्टवेयर को फॉर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। थर्ड है प्रिफेक्टिव मेंटेनेंस, ये इंप्रूव करते हैं परफॉर्मेंस को और मेंटेनेबिलिटी को। उसके बाद है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो ये फ्यूचर प्रूफिंग के लिए और क्लीनिंग अप लेगेसी इश्यूज़ के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी प्लानिंग टास्क। फर्स्ट हमारे पास स्कोप डेफिनेशन, इसमें हम बताते हैं व्हाट द प्रोजेक्ट मस्ट अचीव। सेकंड है टास्क शेड्यूलिंग, ये ब्रेकिंग डाउन डिलीवरेबल इनटू WBS। उसके बाद है एफर्ट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, ये यूज़ करता है मॉडल्स को लाइक कोकोमो। फोर्थ हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन, ये डिज़ाइन करता है टूल्स को, पीपल्स को और बजट्स को। फिफ्थ हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट, ये आइडेंटिफाई एंड प्लान फॉर पोटेंशियल फेलियर्स। तो ये आपके हो गए प्राइमरी प्लानिंग टास्क। उसके बाद कैटेगरीज इन टिपिकल WBS। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आपकी कोऑर्डिनेशन करती एंड रिपोर्टिंग मीटिंग। उसके बाद प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन, एनालिसिस एंड आर्किटेक्चर। इम्प्लीमेंटेशन आप में आपके पास कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग आ जाती है। इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग जो है इसमें आपके पास सिस्टम की टेस्टिंग और बग फिक्सिंग आ जाती है।
डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस में आपके पास फाइनल डिलीवरी और सपोर्ट आ जाता है। डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग में आपके पास मैनुअल यूज़र ट्रेनिंग आ जाती है। तो ये आपने इनके नाम कर लेने हैं। तो अगर आप नाम भी कर लेना तो बहुत है, लेकिन आगे अगर आप कुछ ना कुछ लिख देंगे तो लॉन्ग में तो ये अच्छा रहेगा। उसके बाद 3 एक्टिविटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो इसमें हमारे पास 3 है। फॉर्मेट टेक्निकल रिव्यू, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स। तो फॉर्मल में हमारे पास स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन होती है ऑफ वर्क प्रोडक्ट टू फाइंड एंड फिक्स डिफेक्ट्स। उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास वर्जन कंट्रोल और चेंज मैनेजमेंट होती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स में हमारे पास ट्रैक परफॉर्मेंस एंड डिफेक्ट्स रेट यूजिंग मेजरेबल इंडिकेटर। उसके बाद नेक्स्ट है 3 रिस्क प्रोजेक्शन एक्टिविटीज़। तो इसमें फर्स्ट जो है वो एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क अक्रेंस, एस्टिमेट द रिस्क इम्पैक्ट, असेस रिस्क एक्सपोजर। तो एस्टिमेट द रिस्क इम्पैक्ट में हमारे पास कॉस्ट, टाइम, रिसोर्सेज अफेक्टेड आ जाते हैं। और रिसर्च असेस रिस्क एक्सपोजर में हमारे पास बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट आ जाता है। उसके बाद 2 एक्टिविटी इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो हमारे पास फर्स्ट आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं स्कोप को, एफर्ट को, कॉस्ट को, स्केड्यूलिंग को। और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में हम ट्रैक करते हैं प्रोग्रेस को, मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड। उसके बाद 3 टेक्निक्स फॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन। तो इसमें हमारे पास है एक्सपर्ट जजमेंट, डेल्फी टेक्निक और कोकोमो मॉडल। जो डेल्फी टेक्निक होती है इसमें हमारे पास मल्टीपल एक्सपर्ट एनोमियसली आ जाते हैं। और कोकोमो में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल आ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप मेथड। तो वो हमारे पास है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रीयूजेबल प्रोटोटाइपिंग एंड मॉड्यूलर प्रोटोटाइपिंग। तो ये 3 आपकी मेन प्रोटोटाइप मेथड्स आ गए। उसके बाद है 5 टाइप्स ऑफ WBS। तो ये हमारे पास फर्स्ट है फेस ओरिएंटेड WBS। ये बेस्ड होता है SDLC फेजेस के, जिसमें हमारे पास डिज़ाइन कोडिंग आती है। उसके बाद डिलीवरेबल ओरिएंटेड WBS, ये बेस होता है प्रोजेक्ट के आउटपुट्स पे। उसके बाद फंक्शनल WBS, ये ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एंड फंक्शन। उसके बाद जियोग्राफिकल WBS, ये बेस्ड होता है लोकेशन पे, यानी कि इंटरनेशनल रोल आउट्स। उसके बाद है टाइम बेस्ड WBS, ये माइलस्टोन्स और ड्यूरेशन बेस्ड होता है। तो ये आपके हो गए 5 WBS। उसके बाद है 5 स्केड्यूल रिलेटेड कंस्ट्रेंट इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। तो इसके जो कंस्ट्रेंट है एज सून एज पॉसिबल ASAP, एज लेट एज पॉसिबल ALAP, स्टार्ट नो लेटर देन SNLT, फिनिश ऑन लेटर देन FNLT, स्टार्ट ऑन अर्लियर देन SNET, फिनिश ऑन नो अर्लियर देन FNET, मस्ट स्टार्ट ऑन MSO एंड मस्ट फिनिश ऑन MFO। तो ये सारे आपके कंस्ट्रेंट हैं, तो ये भी आपने कर लेने हैं। उसके बाद नेम ऑल 4 टास्क ऑफ प्रोजेक्ट इनिशिएशन प्रोसेस। तो फर्स्ट हमारे पास है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। द फर्स्ट टास्क इज़ टू गैदर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आपके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको गैदर करते हो। फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट स्पोकन भी हो सकती हैं, अनस्पोकन भी हो सकती हैं। तो ये आपके पास चैलेंज होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का, टू एलिसिएट द रिक्वायरमेंट इन अ सच वे दैट बोथ द स्पोकन एंड अनस्पोकन कस्टमर नीड्स आर गैदर। कि ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो इस तरह से एलिसिएट करे कि जो भी उसकी जो उसने बताई हैं या जो उसने बताई नहीं है रिक्वायरमेंट्स, वो सारा उसको पूरा करे। आफ्टर कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यू नीड टू ट्रांसलेट द कस्टमर रिक्वायरमेंट इनटू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। उस अगर आपने इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लिया है तो फिर आप जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट उनको ट्रांसलेट करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। उसके बाद स्कोप डिटर्मिनेशन, इसमें स्कोप होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का जो डिफ़ाइन करता है कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एरियर सर्विस, और ये डिलीवर्ड होता है टू द कस्टमर। इसमें यू कैरी आउट द स्कोप डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये स्कोप डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज जो होती है ये आपको इनेबल करती है कि आप रिफाइन करो और अंडरस्टैंड करो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको, और आप रिफ़ाइन कर सकते हो स्कोप की डेफिनेशन को। फर्दर आपको इसको ब्रेक कर सकते हो ईच डिलीवरेबल को एक स्मॉलर और मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में। उसके बाद थर्ड हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन। तो ये जब प्रोजेक्ट इनिशिएशन होती है उसके दौरान आप आइडेंटिफाई करते हो रिसोर्स की रिक्वायर्ड को एलोकेट करते हो आप, फिर उसको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साथ। फिर जो रिसोर्सेज आपने आइडेंटिफाई की हुई होती है ना, उसमें आपके पास पीपल हो जाएंगे, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो जाएंगे,
हार्डवेयर हो जाएगी और सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं। ये आप एलोकेट करोगे रिसोर्सेज को सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साथ, बेसिस ऑन द एक्टिविटीज़ डिफाइन इन द स्कोप डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज। और जब आप इसको एलोकेट करो अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज के लिए, तो मैं आपके जो यू आल्सो नीड टू कैलकुलेट, आपको ये भी कैलकुलेट करना होता है जो आप कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट ऑफ ईच रिसोर्स, द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर आप एस्टिमेट करते हो कॉस्ट के रिसोर्सेज को, और हेल्प ये आपको करता है प्रिपेयर अ बजट फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ये आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है उसकी बजट को भी हेल्प आउट करता है। तो ये आपकी रिसोर्स एलोकेशन होगी। फिर आपके पास लास्ट जो है वो इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान है। तो ये एक अनदर एक्सरसाइज है जो कि कैरी होती है प्रोजेक्ट की इनिशिएशन के दौरान। ये आप क्रिएट करते हो, एक मतलब आप एक रफ़ प्रोजेक्ट प्लान क्रिएट करते हो और फिर उसको ड्राफ्ट वर्जन जो होता है वो कैरीज करता है एक प्रिमिटिव प्रोजेक्ट प्लान फीचर्स को। तो जो प्रोजेक्ट कैरीज होता है ना इनिशियल रिस्क पे एनालिसिस पे of the project's software project, the initial start and the end dates, the duration of the activities in the project and the sequence of these activities। तो ये चारों आपके हो गए। उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस कौन से हैं, उसमें हमारे पास स्कोप प्लानिंग है, स्कोप डेफिनेशन है, एक्टिविटी डेफिनेशन है, एक्टिविटी सीक्वेंसेस है, एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेटिंग है। अच्छा, आपने इनमें से 5 कर लें, ठीक है, कि अगर शॉर्ट में आ जाए तो आप 3 लिख लें और लॉन्ग में आए तो आप 5 लिख लें। कॉस्ट बजटिंग, रिस्क प्लानिंग, स्केड्यूल डेवलपमेंट, क्वालिटी प्लानिंग, कम्युनिकेशन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, स्टाफ एक्विजिशन, प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग और प्रोजेक्ट प्लान डेवलपमेंट है। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। तो इसके 3 हैं, रिसोर्सेज, कॉस्ट एंड स्केड्यूल। तो ये 3 आपके पास प्रोजेक्ट प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये आपको शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्लानिंग की टास्क। तो वो हमारे पास है सेट गोल एंड स्कोप, सेलेक्ट लाइफ साइकिल, सेट ऑर्गेनाइजेशन टीम्स, स्टार्ट टीम सिलेक्शन, डिटरमाइन रिस्क, क्रिएट WBS, आइडेंटिफाई टास्क, एस्टिमेट साइज एंड एस्टिमेट एफर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइमरी प्लानिंग स्टेप्स इन प्लानिंग फेज। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट प्लान, फिर हमारे पास है रिसोर्स प्लान, फिर थर्ड है फाइनेंशियल प्लान, फोर्थ है क्वालिटी प्लान, फिर रिस्क प्लान, एक्सेप्टेंस प्लान एंड कम्युनिकेशन प्लान। तो ये आपने नाम लाजमी याद करने हैं। बुक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इंशाल्लाह होप सो इनमें से आपका पेपर आए। इनपुट टू SDP सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान्स, ये अदर प्लानिंग्स आउटपुट होती हैं। इस पास हमारे पास हिस्टोरिकल इन्फो होती है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ होती हैं, कंसंट्रेट्स होती हैं और एग्जप्शंस होती हैं। फिर टूल्स और टेक्निक्स जो होती हैं SDP की, वो क्या हैं, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथडोलॉजी, स्टेक होल्डर स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनटू SYS PMIS और अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। उसके बाद आउटपुट क्या है SDP के प्रोजेक्ट प्लान के, तो इनपुट टू SDP एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट प्लान, स्पोर्ट डिटेल्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, प्रिवेंशन एक्शन, करेक्टिव एक्शंस। और इसके आउटपुट क्या होंगे, वर्क रिजल्ट, चेंज रिक्वेस्ट। उसके बाद एलिमेंट क्या है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान के, तो स्कोप प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस रिक्वायरमेंट, टेक्निकल अप्रोच एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट। तो ये आपने सारे इनके नाम याद कर लें। उसके बाद वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। तो जो वाटरफॉल मॉडल है ये एक ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल मॉडल है, और ये जूम करता है कि जो तमाम फेजेज़ हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के वो कैरीड आउट हुए हैं सिक्वेंशली, एंड देन ईच फेज़ इज़ कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट इज टेकिंग। इससे आपका ये होता है कि अगर मतलब एक स्टेप करके तब आप नेक्स्ट पे मूव करते हैं, तो कंप्लीट उसको करके नेक्स्ट फेज़ में आप तब मूव करते हैं। उसके बाद प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, ये एक मॉडल है जो वर्क करता है इटरेटिव साइकिल पे, और ये गैदर करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, प्रोड्यूस करता है एक प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड गेटिंग द प्रोटोटाइप validated by the customer. Each iteration of the life cycle builds on the prototype produced in the previous iteration। तो इन दोनों के डिफरेंस है, आपने कर लेना। तो आपसे ये पूछ सकता है कि किस मॉडल में इटरेटिव साइकिल यूज़ होता है, तो प्रोटोटाइप मॉडल में। तो यहाँ इधर से MCQs बन सकते हैं, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद इंक्रीमेंटल मॉडल, ये इंक्रीमेंटल मॉडल है, ये एग्जांपल है एलिमेंट्री लाइफ साइकिल मॉडल की। ये कंबाइन करता है लीनियर नेचर को वाटरफॉल मॉडल की, और इटरेटिव नेचर जो होती है वो प्रोटोटाइप मॉडल की, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी आपने कर लेनी। उसके बाद स्पाइरल मॉडल है, ये एक अदर एलिमेंट्री लाइफ साइकिल मॉडल है जो कंबाइन करता है लीनियर नेचर वाटरफॉल मॉडल की और इटरेटिव नेचर प्रोटोटाइप मॉडल की। द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज़ डिवाइडेड इनटू, ये फेजेस में डिवाइड होता है और ईच फेज जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है इन ऑल द इटरेटिव ऑफ द स्पाइरल मॉडल।
उसके बाद है RAD मॉडल। ये एक प्रोसेस डिफ़ाइन करता है ओवरऑल जो आपके प्रोसेसेस होते हैं उनको, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को टू फॉलो टू मैनेज अ प्रोजेक्ट एफिशिएंटली। ये डिफ़ाइन करता है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को, sequence the phases and identify the requirement for each phase in the SDLC. The definition of the phases in a process model help organize, monitor and execute a project efficiently. ड्रॉबैक क्या है वाटरफॉल मॉडल के, तो ये कैन नॉट बी अ सडन क्रॉस ओवर फॉर वन फेज़ टू नेक्स्ट। अच्छा, इसमें जो आपके जो वाटरफॉल मॉडल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्रोटोटाइप मॉडल, तो आपने इनको ना लाजमी करना है। इसके बाद अनदर रीज़न फॉर द अनपॉपुलरिटी ऑफ द वाटर फॉल मॉडल इज़ दैट इट रिक्वायर टू मच एफर्ट, मतलब इसमें ज़्यादा एफर्ट होती है, तो इस वजह से ये अनपॉपुलर है। नो वर्किंग मॉडल इज़ डेवलप्ड अनटिल द एंड। कोई भी वर्किंग मॉडल नहीं बन सकता जब तक आप इसको एंड नहीं कर सके। क्लाइंट फीडबैक इज़ ओनली कंसिडर ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो तभी आपकी मतलब जो आपका क्लाइंट है वो आपको फीडबैक देगा। फाइनली द वाटरफॉल मॉडल कॉजेज अ ब्लॉकिंग स्टेट, उससे बाद एक ब्लॉकिंग स्टेट आ जाती है। अब फेजेस क्या हैं? एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड डिज़ाइन, ये उसके फेजेस है वाटरफॉल मॉडल के। यू शुड यूज़ प्रोटोटाइपिंग मॉडल व्हेन द क्लाइंट इज़ नॉट क्लियर अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रपोज सिस्टम। आपको प्रोटोटाइप वाटर मॉडल यूज़ करना चाहिए जब उस टाइम ख़ास तौर पर जब एक क्लाइंट है उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता, मतलब एक क्लियर नहीं है अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में जो सिस्टम वो बनवाना चाह रहा है। व्हेन देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट इन क्लाइंट रिक्वायरमेंट, या अगर कोई कन्फ्लिक्ट है प्रोजेक्ट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में, तो तभी आपको ये मॉडल यूज़ करना चाहिए, प्रोटोटाइप मॉडल। अब ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम की क्या टाइप है, तो प्रोजेक्ट होस्टेड और नॉन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट होस्टेड ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल एंड स्टाइल, तो इसमें हमारे पास शेयर वैल्यूज़ होती है, नॉर्म्स होती हैं, बिलीव्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं एंड प्रोसीजर्स होती हैं। उसके बाद है इनपुट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, तो इसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेसेस आते हैं। इसमें हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स होते हैं और इनको हम अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस जो होते हैं वो हाईली कम्प्लेक्स होते हैं, ये सिंपल भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल है कि एक डेवलपिंग अ कम्प्लेक्स टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम may require coordinating numerous subcontractors over several years, while fixing a programming error in a system installed at a single site may require little more than notifying the users and the operation staff upon completion. उसके बाद टेक्निकल इंटरफेस जो होते हैं इसमें हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होती है जो डिफरेंट टेक्निकल डिसिप्लिन्स के अमंग यूज़ होती है। इसमें टेक्निकल इंटरफेस जो होते हैं वो अक्कर होते हैं विद इन प्रोजेक्ट फेसेस, और इसमें हमारे पास साइट डिज़ाइन डेवलप हो जाती है। उसके बाद इंटरपर्सनल इंटरफेस, इसमें हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होते हैं जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग प्रोजेक्ट पे कार्य होते हैं उनके लिए। और ये जो इंटरफेस होते हैं ये अक्कर होते हैं सिमिल्टेनियसली, और ये आर्किटेक्ट implied होते हैं by a design firm explained by design consideration to an unrelated construction contractor project management team। उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक्स जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग की हैं वो है हमारे पास टेम्पलेट, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, स्टेक होल्डर एनालिसिस। उसके बाद आउटपुट क्या है ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के, वो हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट होती है, स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान होती है और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट टाइप रिस्क, इसमें हमारे पास जनरल, माइलस्टोन और रिकरिंग आती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टाइप रिस्क क्या हैं, वो हमारे पास डेवलपमेंट प्रोसेस रिस्क हैं और प्रोडक्ट रिलेटेड रिस्क हैं। उसके बाद पर्ट्स एंड CPM कॉमन थिंग्स, तो इसमें हमारे पास एक्टिविटीज़, नोड, क्रिटिकल पाथ और नेटवर्क्स आती हैं। और नेटवर्किंग स्केजुलिंग टेक्निक्स कौन सी हैं, वो हमारे पास पर्ट एंड CPM है। गाइडलाइंस क्या हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करने के लिए, तो वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन, इंटरडिपेंडेंसीज, टाइम्स एंड एफर्ट, एलोकेशन और वैलिडेशन, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आउटपुट। उसके बाद क्रिएट स्केड्यूल विद दीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, तो हमारे पास एक जैंट चार्ट और नेटवर्क स्केजुलिंग। उसके बाद है आउटपुट फ्रॉम स्टाफ एक्विजिशन, तो प्रोजेक्ट स्टाफ असाइन, प्रोजेक्ट टीम डायरेक्टिव। उसके बाद है SOW टेम्पलेट, तो स्कोप ऑफ वर्क, लोकेशन ऑफ वर्क और पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस। तो स्कोप ऑफ वर्क आपको डिस्क्राइब करता है द वर्क टू बी डन इन डिटेल, डिस्क्राइब देयर द वर्क मस्ट बी परफॉर्म, और परफॉर्मेंस आपको स्पेसिफाई करती है कि वर्क इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट एंड एंड।
तो ये थी आपकी CS 615 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन। उम्मीद है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बेस्ट ऑफ़ लक फॉर योर पेपर्स। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।